दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन से बताया था कि वो दशहरे के दिन मेले में जाते हैं। उस मेले में धर्म के नाम में सबसे बड़ा अधर्म होता है। निरीह पशुओं का वध किया जाता है और चारों ओर खून हो जाता है, जिससे उनका मन दुखी हो जाता है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई थी, जिसमें मुझे चुन लिया गया था। उच्च प्रशिक्षण के लिए जबलपुर जाना था, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में 2 वर्ष रहना था। इस चयन परीक्षा ने मेरे लिए प्रकृति के नए द्वार खोल दिए थे। जबलपुर जाने से पूर्व मैं गांव गया था पिताजी और मां से मिलने। पिताजी ने खुश होकर कहा था, जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा दुनिया देखोगे। लेकिन मां चिंतातुर हो गई थी। उसने जबलपुर का नाम भी नहीं सुना था। बार बार पूछ रही थी, यहाँ से कितने कोस है। माँ ने दिल्ली भी नहीं देखी थी, सिर्फ नाम सुना था। माँ की चिंता थी, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वहाँ के लोगों की बोली कैसे होगी, आदि आदि। मैंने जब उन्हें बताया कि हॉस्टल में रहूँगा, मैस में खाना मिलेगा, वह भी सरकारी खर्च पर, तो वो थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। एक कपड़े में बांधकर उसने मुझे 2-3 किलो गुड़ दिया था। पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। जबलपुर उन सभी के लिए परदेश था। देहरादून लौटकर मैंने जबलपुर की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे साथ जाने वालों में विजय बहादुर सोल भी था, जो पंजाब के होशियारपुर ज़िले का रहने वाला था। हरियाणा कबीरपुर गांव में उनकी खेतीबाड़ी थी। पंजाबी जट था वह। ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी दोस्ती हो गई थी। वह पंजाबी ही बोलता था, हिंदी बोलने में अटकता था। स्टेशन पर जबलपुर जाने के लिए जब हम पहुंचे, ट्रेनिंग के लड़कों की भीड़ थी। इस भीड़ में जसबीर, जनेसर, बिमला, सुरजन रहती, भाभी जो गांव से 1-2 दिन के लिए आई थी, श्रवणलता भाभी, उनकी छोटी बहन चंद्रकला, जिसे कभी अंदर कहकर बुलाते थे। मुझे विदाई देने विदा के क्षण बहुत भारी थे। तमाम अभावों के बीच कुछ कोमल तंतु थे जो हमें एक दूसरे से जोड़ हुए थे। एक नई और अनजान दुनिया की ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। परिचित सब पीछे छूट गए थे। रह गई थी सिर्फ कुछ स्मृतियाँ। जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ रही थी, विदाई का गम भी छटने लगा था। कुलभूषण नैयर की चहलबाजी शुरू हो गई थी। उसका भी चयन जबलपुर के लिए ही हुआ था। 1 जुलाई 1968 की शाम 5 और 6 बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर ही हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल गए थे। वे हमें लेने आए थे। उनके मिल जाने से हमने राहत की सांस ली। वरिष्ठ छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए थे। कमरों का आवंटन पहले से ही तय था। मुझे हॉस्टल नंबर 1 के कमरा नंबर 3 में जगह मिली थी। प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया से साक्षात्कार किया था। ऐसा बहुत कुछ था जो मेरे लिए अजूबा था। रहने खाने की चिंता नहीं थी। उन दिनों लगभग 200 छात्र थे हॉस्टल में। वृक्षों के झुटमुट में चिड़ियों की चहचहाट शाम होते ही गूंजने लगती है। वैसे ही गाना बजाना, खेल कूद, हंसी मजाक से लेकर तरह तरह की गतिविधियों से छात्रावास जीवंत हो उठता है। हॉस्टल एक शांत जगह पर था, जिसके एक ओर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया थी, तो दूसरी ओर गैरीसीन अभियंता का कार्यालय। मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संस्थान का मुख्य भवन, ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र काफ़ी फासले पर था। हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था, जो हॉस्टल को आवासीय क्षेत्र से अलग कर देता था। प्रशिक्षण संस्थान में एक बधी बधाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही 7:30 बजे प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। सुबह 7 बजे चाय नाश्ता, दोपहर 12 बजे खाना, उसके बाद 1 बजे शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षाएं होती थी, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था। परस्पर सहयोग के आधार पर छात्रों की एक मैस समिति ही मैस का प्रबंधन करती थी। फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वरिष्ठ छात्रों की मनमानी भी ऐसे समय में उभर आती थी। अक्सर रोटियों के कच्चा होने की शिकायत छात्र करते थे। कभी कभार मारपीट की नौबत भी आ जाती थी।
कच्ची रोटियों को लेकर विजय बहादुर और मेरा नज़रिया भिन्न था। मैं कभी शिकायत नहीं करता था। विजय बहादुर जब रोटियों को बर्बाद करते किसी को देख लेता तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। ओए कुत्ते, तू इस रोटी की कीमत नहीं जानता। इसे खेत में उगाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे पता है? उसके इस सवाल को सुनकर कोई भी रोटी फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। सचमुच रोटी की कीमत किसान से ज़्यादा और कौन जान पाएगा। विजय बहादुर पंजाब के किसान परिवार से था। मैंने बचपन से रोटी को बहुत मूल्यवान वस्तु माना है। इसे बर्बाद करने वाले लोग मुझे अपराधी लगते थे। छात्रावास के दिन कुछ लोगों के लिए मस्ती भरे दिन थे, मेरे लिए व्यक्तित्व निर्माण के। छात्रावास में रहकर मैंने पहली बार शतरंज देखी थी। हाथी घोड़े के खेल ने मुझे आकर्षित किया था, जिसे सीखने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। छात्रावास में कई साथी थे जो संस्थान से लौटते ही खेलने बैठ जाते थे। मेरे एक प्रशिक्षक थे ओपी गर्ग, जो शतरंज के शौकीन थे। जब उन्हें पता चला कि मैं शतरंज खेलता हूं, तो वे छात्रावास में शतरंज खेलने आने लगे थे। कई बार वे देर रात तक खेलते रहते थे। उन दिनों शतरंज का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ था। इस शतरंज की चालें ही मस्तिष्क में घूमती रहती थी। उन्हीं दिनों प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ने को मिल गई थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे शतरंज एक घातक बीमारी है, जिसमें डूबकर अपने घर परिवार देश राज्य तक की सुध बुध भूल जाते हैं। उफ, क्या कहानी थी। उस कहानी को पढ़कर मैं कई दिन बेचैन रहा। असर यह हुआ कि मैं इस खेल से दूर होने लगा था। शतरंज का नशा मुझे ज़्यादा दिन बाद नहीं पाया था। मैं शतरंज का एक अच्छा खिलाड़ी बनते बनते रह गया था, जिसका मुझे अफसोस नहीं, खुशी हुई थी। नए परिवेश और नए वातावरण में पहुंचकर एक नया ही अनुभव हुआ था। काफ़ी बड़ा हॉस्टल था, जिसमें लगभग 500 छात्र एक साथ रह रहे थे। बड़े बड़े कमरे थे, एक एक कमरे में 10 से 12 छात्र थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। मेरे कमरे में देहरादून, मुरादनगर, कानपुर, पूना आदि के छात्र थे। सभी के पास अपने बिस्तर थे, लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। लोहे की चारपाई और एक कुर्सी सभी को मिली थी। मेज का काम दीवार के साथ लगी छोटी अलमारी से चल जाता था। हॉस्टल में पहुंचते ही सबसे पहले बिस्तर की समस्या मेरे सामने आई थी। मेरे पास एक सस्ता सा सूटकेस था, जिसमें नाम मात्र के कपड़े थे, कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री थी। काफ़ी दिनों तक मैं और विजय बहादुर एक ही बिस्तर में सोए थे। लगभग महीने भर बाद रांची के एक दुकानदार से कपड़ा लेकर एक गद्दा बनवाया था। गद्दे की कीमत हर महीने थोड़ी थोड़ी करके चुकाई थी। प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिलता था, उससे मैस का खर्च निकालकर जो थोड़े पैसे बचते थे, उनसे ही बाकी खर्चे पूरे होते थे। बहुत ही तंगी के दिन थे। अन्य साथियों की तरह मौज मस्ती करने की स्थिति मेरी नहीं थी। मेरी कोशिश रहती थी कि हर महीने भत्ते में से कुछ पैसे बच जाए, ताकि मैं पिताजी को मनी ऑर्डर कर सकूं। कुछ मार्क्सवादी विचार के लड़के भी थे, उनके संपर्क में आकर ही मैं मार्क्सवादी साहित्य पढ़ पाया था। विशेष रूप से गोर्की की मां ने मुझे झकझोर दिया था। चेखव की कहानियों से भी परिचित हुआ था। इन लड़कों के साथ मिलकर मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। छात्रावास में नाटकों का पूर्वाभ्यास होता था। संस्थान के ऑडिटोरियम में कई शो भी किए थे। कविताएं भी इन दिनों में लिखने लगा था। मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मौर्य नाम का एक छात्र था, जो हर वक्त पुस्तकों में डूबा रहता था। राही मासूम का रजा का आधा गांव उन दिनों खासा चर्चित था। गोविंद मौर्य ने ही मुझे पढ़ाया था। यशपाल का झूठा सच रात रात भर जागकर पढ़ा था। जिस रोज़ मैं छात्रावास में पहुंचा था, मेरी मेज में ड्रॉअर में रखी सारा आकाश राजेंद्र यादव की प्रति मिली थी। मैं पूरे 2 वर्ष उस कमरे में रहा और कई बार उस उपन्यास को पढ़ा। मध्य वर्ग पर इससे बेहतर रचना मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैंने ही नहीं और कई लोगों ने इस उपन्यास को उन दिनों पढ़ा था। उन्हीं दिनों छोटे छोटे एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी मैंने शुरू कर दिया था। स्वयं अभिनय एक निर्देशन भी करने लगा था। उन दिनों रंगकर्म की यह मेरे लिए शुरुआत थी। उन दिनों खमरिया जबलपुर में एक चर्चित रंगकर्मी थे श्री वर्मा जी। उनके निर्देशन में मैंने कई नाटक किए थे। एक छाया नाटक भी किया था गांधी शताब्दी के अवसर पर, जिसका प्रदर्शन खमरिया के बड़े मैदान में हुआ था। विजय बहादुर, सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे। दोनों की पीड़ाओं में
एक साम्यता यह थी कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, वह भी आगे पढ़ना चाहता था। यह बात दोनों को सालती थी। हम दोनों ने तय कर लिया था, कुछ भी करना है। AMII इंजीनियरिंग प्राइवेट परीक्षाओं से पास की जा सकती है। हम दोनों फार्म लेकर आ गए थे, लेकिन फीस भरने लायक मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने फार्म नहीं भरा। विजय ने कहा, यार तू कहे तो मैं अपने बापू से मांग लेता हूँ। मैंने मना कर दिया। यानी एक बार फिर पढ़ाई जारी करने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। जबलपुर में बिताए दिनों ने मुझे बदल कर रख दिया था। मेरी बोलचाल बदल गई थी, उठने बैठने का रंग ढंग बदल गया था। कई ऐसे मित्र बन गए थे जो लगातार समसामयिक विषयों पर बहस मुबाहिसे करते थे। मैं गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो रहा था। जबलपुर की साहित्यिक गतिविधियों से मैं जुड़ गया था। साहित्य के प्रति मेरा एक नज़रिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित करती थी। गांव से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हाँ कर देने का आग्रह होता था। उन्हें लग रहा था मेरी उम्र बढ़ रही है, इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं। मैं इनकार करता आ रहा था। मैं गृहस्थी के चक्कर से दूर रहना चाहता था। मुझसे 2 वर्ष छोटी बहन माया की शादी को 3 वर्ष पूरे हो गए थे। 2 वर्ष काफ़ी व्यस्तता में गुजरे थे। ट्रेनिंग भी सुव्यवस्थित चल रही थी। संस्थान में मेरी एक पहचान बन गई थी। हॉस्टल में जाति को लेकर साथियों में कुछ ऐसा विशेष नहीं था जो तकलीफ देता। हाँ, कभी कभार दिल्ली मुरादनगर के साथी छींटाकशी जरूर कर देते थे। देहरादून और मेरठ के लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है, जबकि मेरे नाम के साथ वाल्मीकि उपनाम जुड़ा हुआ था। संस्थान में कई लोग थे जिनका सानिध्य मुझे मिला। एक श्री लाल जी थे जो मुझे हमेशा अपने घर बुलाते थे। प्रकाश काम्बले थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। इन्हीं दिनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंबरनाथ बम्बई में ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे थे। हमारे संस्थान के लगभग सभी छात्रों ने आवेदन किया था। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर इस प्रशिक्षण के लिए चयन होना था। लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया था। साक्षात के लिए बम्बई जाना था, फिर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। विजय ने कुछ रुपये दिए थे, तभी मैं साक्षात्कार के लिए जा पाया था। खमरिया से प्रशिक्षण पूरे होते होते बम्बई से बुलावा आ गया था। खुशी तो हुई, लेकिन परिवार की जीर्ण अवस्था आंखों में घूम रही थी। प्रशिक्षण खत्म होते ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम मिल जाने की पूरी संभावना थी। काम मिल जाने का अर्थ था आर्थिक स्थिति में सुधार। जीविका के लिए नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए आगे 2.5 वर्ष और ट्रेनिंग कर पाना मुश्किल था। मैंने अपने संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री थॉमस के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने गंभीरता से मेरी बात